सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of horror information #FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे 30 मार्च के इतिहास पे। जी हां, और इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हिस्ट्री गुरु हमारे साथ, जिनसे डिस्कस करेंगे हम द हिस्ट्री ऑफ 30th मार्च। तो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट और देखते हैं 30 मार्च के दिन पहला ऐसा इवेंट क्या घटा था जिसको हमें रखना है याद। So here comes the event. 1919 was the year. 30 March was the date when the Gandhi announces resistance against the Rowlatt Act. तो बात अगर करें यहाँ पे तो गांधी अनाउंसमेंट आया था राउलेट एक्ट के तहत। तो सर से बिल्कुल जानेंगे ये किस तरीके का और क्या इवेंट था। जी हाँ, अगर आप बात करें व्यूअर्स तो आज ही के दिन यानी 30 मार्च के दिन 1919 को गांधी जी ने रॉलेट कानून, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत करी थी। क्योंकि काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो काला कानून अंग्रेजों ने इसलिए लाया था ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र ना रचा सके। तो गांधी जी ने इस पर्टिकुलर कानून को ब्लैक कानून यानी कि ब्लैक एक्ट करार दिया और इसका विरोध शुरू किया, जो कि आज ही के दिन स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बर्थडे पर्सनालिटीज की तरफ। किनके जन्मदिन होते हैं 30 मार्च को? तो द फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज सिरिल रेडक्लिफ। 1899 वाज द ईयर। 30th मार्च वाज द डेट व्हेन सिरिल रेडक्लिफ वाज बोर्न। तो सर से जानेंगे बिल्कुल सिरिल रेडक्लिफ कौन थे। जी हाँ, अगर इनके हम सरनेम की बात करें रेडक्लिफ, तो आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके नाम से ही बनाई गई है या उसका नामकरण इनके नाम पर ही किया गया है। अगर हम सिरिल रेडक्लिफ साहब की बात करें, उनका जन्म आज ही के दिन 1899 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूं। ही वाज अ ब्रिटिश लॉयर। जी हाँ, जाने माने ब्रिटिश वकील थे और बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भारत का विभाजन में बात की जाए, भारत के बंटवारे में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर लाइन खींचनी थी उसमें इनका काफी बड़ा रोल था और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींची गई उसको नाम दिया गया रेडक्लिफ लाइन। अगर मैं इनके डेथ की बात करूं, इनके डेथ की बात करता हूं तो 1 अप्रैल 1977 को इनका देहांत हुआ था, इनका निधन हुआ था। लेकिन अगर जन्म की बात करें आज ही के दिन 1899 में हुआ। बिल्कुल, तो अगली पर्सनालिटी की तरफ अगर हम बात करें सो यस वी हैव देविका रानी। 1908 वाज द ईयर। 30th मार्च वाज द डेट। तो देविका रानी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। बिल्कुल, जानी मानी एक्ट्रेस थी। अगर इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करने में जाऊं तो इनका जो जन्म की अगर हम बात कर रहे हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 1908 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था और जानी मानी एक्ट्रेस थी भारतीय फिल्मों की, जो कि 1930 से लेकर 1940 के दशक के बीच काफी एक्टिव रही, काफी सक्रिय रही और काफी सारी मूवीज में इन्होंने अपना अभिनय का प्रदर्शन किया। और अगर मैं इनके देहांत की बात करूं, 9 मार्च 1994 जो कि हमने 9 मार्च के एफवाई में भी डिस्कस किया था, इनका निधन हुआ था। बिल्कुल, तो बात करें आगे तो नेक्स्ट वी हैव द डेथ पर्सनालिटीज। किन की पुण्यतिथि होती है 30 मार्च आज ही के दिन? तो यस वी हैव द पर्सनालिटी गुरु हरकृष्ण। 1664 वाज द ईयर। 30th मार्च वाज द डेट व्हेन गुरु हरकृष्ण डाइड। तो गुरु हरकृष्ण की अगर हम बात करें तो इनके बारे में हम क्या जान सकते हैं? जैसे कि हम प्रीवियस सेशंस में भी देखते चले आ रहे हैं कि सिखों के जो 10 धर्म गुरुओं थे उनके बारे में हमने 2 से 3 धर्म गुरुओं के बारे में पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज ही के दिन सिखों की अगर हम बात करें 8वें जो धर्म गुरु थे उनका नाम था गुरु हरकृष्ण साहब। तो उनका आज के दिन देहांत हुआ था। और अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहें तो इनके बाद बात करें कि 8वें सिख गुरु थे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब ने सिखों के 9वें धर्म गुरु के तौर पर कार्यभार या पद संभाला। और अगर बात करें इनसे पहले सिखों के 7वें धर्म गुरु कौन थे, तो उनका नाम था गुरु हर राय साहब। जी हाँ, गुरु हर राय साहब 7वें धर्म गुरु थे। 8वें गुरु की बात करें गुरु हरकृष्ण और 9वें गुरु की बात हमने कर चुके हैं गुरु तेग बहादुर। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, देखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आज हम लेके आए हैं आपके लिए ताकि FYI क्वेश्चन बैंक में एक नया पेज ऐड ऑन हो जाए। तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a money market instrument? निम्न में से कौन सा एक मुद्रा बाजार साधन नहीं है? ऑप्शंस की बात करें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जमा प्रमाण पत्र, कमर्शियल पेपर की बात करें वाणिज्यिक पत्र, तीसरे ऑप्शन की बात करूं ट्रेजरी बिल और आखिरी ऑप्शन की बात करूं इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर बात हो रही है तो आंसर वुड बी डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, समतांश या तो फिर इक्विटी शेयर्स। जी हाँ, इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के होते हैं और बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक इज इन। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर ऑप्शंस की बात हम करें यहाँ पर तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट वन इज न्यू दिल्ली, नेक्स्ट वन इज मुंबई, थर्ड वन इज आगरा एंड लास्ट वन इज हैदराबाद।
So definitely if we talk about the answer ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिल्कुल, मुंबई। मुंबई। बिल्कुल, मुंबई यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। एनएचबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following abbreviations is not related to banking? निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों में से कौन सा बैंकिंग के संबंधित नहीं है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज एनईएफटी, नेक्स्ट वन इज आरटीजीएस, थर्ड वन इज एमआईसीआर एंड लास्ट वन इज ईएफटीए। चलिए तो आंसर की बात करेंगे तुरंत। सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर नंबर डी। बिल्कुल। डेफिनेटली ईएफटीए। बिल्कुल, अगर हम बात करें एनईएफटी की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो कहीं ना कहीं ईएफटीए जो है वह यूरोपियन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग से, भारतीय बैंकिंग से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। MICR code comprises 9 digits. Where can we find it on a simple check? माइकर कोड में 9 अंक शामिल होते हैं। एक साधारण चेक पर हम इसे कहां पा सकते हैं? ऑप्शंस की बात करें, राइट ऑन द टॉप यानी शीर्ष पर दाएं, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर यानी कि शीर्ष पर बाएं कोने पर, तीसरे ऑप्शन की बात करूं एट बॉटम इन सेंटर यानी कि नीचे मध्य में, और लास्ट ऑप्शन की बात करें इट इज नॉट देयर ऑन द चेक, ये चेक पर कहीं भी नहीं होता। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। एंड यस वी हैव ऑप्शन बिल्कुल, नंबर सी। बॉटम इन सेंटर पे एमआईसीआर कोड पाया जाता है जो कि चेक को क्लियर करने में काफी हेल्पफुल होता है, काफी मददगार होता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान वाज स्टार्टेड ऑन बर्थडे ऑफ व्हिच पर्सनालिटी? स्वच्छ भारत अभियान किस व्यक्तित्व के जन्मदिन पर शुरू किया गया था? जी हाँ, ऑप्शन की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या भगत सिंह। सो डेफिनेटली अगर आंसर की बात करेंगे सो वी हैव ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी को सफाई, साफ सफाई काफी प्रिय थी, तो कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 2 अक्टूबर जो कि उनकी जन्म डेट है, बिल्कुल जन्मतिथि होती है, उसी दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A nationalized bank is also called। एक राष्ट्रीयकृत बैंक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस की बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी क्षेत्र का बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह, तीसरे ऑप्शन की बात करूं ग्रामीण बैंक, और आखिरी ऑप्शन की बात करूं पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। सो डेफिनेटली अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक। बिल्कुल, अगर हम बात करें जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक उन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंकों के तौर पर भी जानते हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तौर पर भी जानते हैं। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to RBI guidelines, which facilities are not provided by white label ATM? भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार वो सुविधाएं कौन सी हैं जो व्हाइट लेबल ATM द्वारा प्रदान नहीं की जाती? ऑप्शंस की बात करें, रेगुलर बिल पेमेंट्स, नियमित रूप से बिलों का भुगतान, अगले ऑप्शन की बात करें पिन चेंज यानी कि अपना पिन बदलना, तीसरे ऑप्शन की बात करूं अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, खाते से संबंधित सूचना, और आखिरी ऑप्शन की बात करूं रिक्वेस्ट टू चेकबुक के लिए अनुरोध। चलिए तो आंसर की अगर हम बात करेंगे सो हियर इट इज ऑप्शन नंबर 8 रेगुलर बिल पेमेंट्स। यानी कि बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी 3 ऑप्शंस आप एक व्हाइट लेवल एटीएम्स के जरिए कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बिल पेमेंट्स की सुविधा व्हाइट लेवल एटीएम्स में उपलब्ध नहीं है। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मींस रिड्यूसिंग और कंट्रोलिंग रिस्क, किसका अर्थ होता है जोखिम को कम करना या नियंत्रित करना? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज हेजिंग, नेक्स्ट वन इज स्पॉट ट्रेडिंग, थर्ड वन इज मॉर्गेज, लास्ट वन इज स्वैपिंग। सो डेफिनेटली अगर हम आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 हेजिंग। बिल्कुल, हेजिंग की बात करें कैपिटल मार्केट का टर्म होता है जहां पर एक जो इन्वेस्टर होता है अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है ताकि मार्केट रिस्क को कम से कम किया जा सके। इस पर्टिकुलर वर्ड को हम हेजिंग कहते हैं। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन की बात करें 2005 और 6 में, 2006 और 7 में, 2008 और 9 में, या 2007 और 8 में। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होना चाहिए। एंड यस हियर इट इज 2007 एंड 8। बिल्कुल, राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा मिशन था, इसका जो एम था कि भारत में जो गरीब लोग हैं उनके पास कम से कम खाने का अधिकार या बात करें खाद्य पदार्थों को पाने का अधिकार जरूर रहे, इसीलिए पर्टिकुलर मिशन स्टार्ट किया गया था 2007 और 8 में। चलिए तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर इज, एसडीआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज स्पेशल डॉलर राइट्स, नेक्स्ट वन इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, थर्ड वन इज स्पेशल डेब्ट राइट्स, और आखिरी ऑप्शन की बात करें स्पेशल ड्यूटी राइट्स। सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बिल्कुल, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की अगर हम बात करें तो ये आईएमएफ की एक पेपर करेंसी है जिसके जरिए कंट्रीज यू कहें तो अपना फंडिंग करती हैं, अपनी मेंबरशिप के लिए पैसा डिपॉजिट करती हैं, तो वहां पर जो करेंसी है उसको हम एसडीआर कह सकते हैं जो कि आईएमएफ के लिए वर्क करती है। चलिए तो इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस इफ यू आर लाइकिंग आवर शो और नॉट, एंड यस शेयर बिल्कुल करिए ताकि हर किसी को पता चले हर दिन की खासियत, इंपॉर्टेंस, और वो अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में आगे बढ़ सके। न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज सब्सक्रिप्शन के बाद ही कहीं ना कहीं आप हमारे सारे के सारे
सारे वीडियोस को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आज के सेशन में इतना ही, मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।